मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर लगा लो मर जाती है। जब यहाँ से डर, 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 ये व्हील चल रहा है। अभी शूज ऐसे हैं, ठीक है। जैसे ही इस पे ये प्रेशर लगा ना, तो ये शूज क्या होगे, ऐसे होगे। ले लो कुड़ी कहती पहले पढ़ लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। बात समझ नहीं, पढ़ लो पैसे कमा लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। प्यार मतलब फ्लूइड, वो जो कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दे तो वहां पे फ्लूइड लगाते हैं क्या, वो वाली फ्लूइड है ये। मेरी बात ध्यान से समझो, जो चीज फ्लो करती है उसको फ्लूइड कहते हैं। ये बशीरा, अगर इस बशीरे को ऐसे निकाल के देखोगे तो ये बशीर साहब है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया। उसी को आप क्या बोलोगे, एटमॉस्फेयर। निकल के ऊपर गया और प्रेशर, ये फरवारा छोड़ा इसने। ऐसे होली वाले दिन भी ऐसा होता है, फरवारा छोड़ता है, ठीक है। तो घुमाते ऐसे, फुर्र बाल घुमा, तो उसकी बाल घूमने से वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एक एनर्जी बढ़ी तो दूसरी एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। इधर प्रेशर। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुबशिर, मुदस्सिर, आसिया, आयशा, राहुल, करण, जोइब साहब, आपका नाम भी आ गया है, खुश हो आप? रवि, प्रकाश, रोहन, करण, गुड्डू, मेरे प्यारे बच्चे बशीर, नजीर, क्या हाल है आप सबका? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। क्या कर रहे हैं सर? आपके वन शॉट देख रहे हैं, और आज आपका वन शॉट कौन सा? दैट इज 9 वन शॉट आ गया है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कुड़ी कहती पहले जग वार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। कुड़ी कहती पहले जग वार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। कुड़ी कहती पहले पढ़ लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। बात समझ नहीं, पढ़ लो पैसे कमा लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। प्यार मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा चलो ठीक है सर, जो आपने बोलना है समझाना हम बाद में समझेंगे, पहले आप हमें टॉपिक समझा लो, ठीक है। टॉपिक क्या है? दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और ये हिस्सा है, ये चैप्टर 2 है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। इसका पहला चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये थोड़ा पुराने वाला थंबनेल मैंने आपके साथ लगाया है, बट आपने नया वाला थंबनेल देख के आया होगा, ओके। अच्छा चलते हैं आगे, पटारा खोलते हैं, और पहला ही टॉपिक आ जाता है फ्लूइड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड, वो जो कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दे तो वहां पे फ्लूइड लगाते हैं क्या, वो वाली फ्लूइड है ये। मेरी बात ध्यान से समझो, जो चीज फ्लो करती है उसको फ्लूइड कहते हैं। जैसे मैंने पानी गिराया तो वो फ्लो कर रहा है, मेरे मुंह से गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, हु हा, तो वो क्या करती है, फ्लो करती है। तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में क्या क्या आ जाता है? एक तो लिक्विड आ जाता है और दूसरा गैस आ जाता है। बात समझ आई नहीं? तो हम लिक्विड और गैस दोनों की बात करेंगे इस चैप्टर में। ज्यादातर लिक्विड की ही बात होगी, गैस की बात कहां होगी? गैस की बात हुआ करती थी क्लास 11th के 5वें चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में, गैसियस स्टेट में, बट वो वाला चैप्टर हटा दिया गया है। तो ज्यादातर चीज हम कहां पे, हम किसके सराउंड रहने वाले हैं? लिक्विड के ही सराउंड रहने वाले हैं बशीर साहब। कोई डाउट बा हुआ तो तनिक कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लिए, शर्माइए ना कि नई नोएलन दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़ के पेपर लेक्चर देख रहे हैं। तनिक हम कोई कमेंट कर देगा तो सर गुस्सा कर जाएगा। गुस्सा हम उसी पे करता है जो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ता है उसी को डाउट होते हैं और वही पूछता है। बात समझ आए कि नहीं आए? तो प्लीज आप अपने डाउट पूछिए, दिल खोल के पूछिए। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लो इजली बिकॉज ऑफ
increased intermolecular species and do not have fixed shape, liquid and gases are considered to be fluid। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 मिनट के लिए जब मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया था तो मैंने बोला था जो सॉलिड है, सॉलिड और सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो बड़े बड़े पास होते हैं, बट लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है, तो ये फ्लो कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं हैं तो ये मूवमेंट कर सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है तो ये मूवमेंट कर सकते हैं। ये सॉलिड वा, ये लिक्विड वा और ये गैस वा। होप आपको इस चीज की समझ आई होगी। ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, क्योंकि हम क्लास 9 से सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पता चल चुके हैं। सॉलिड हार्ड होते हैं, लिक्विड हार्ड नहीं होता, गैस भी हार्ड नहीं होता। उनके एटम ऐसे पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत 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 दूर होते हैं। डेफिनेट शेप ऑफ द कंटेनर, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब किसी जगह में कितना मास आ जाता है उसी को क्या बोला जाता है? डेंसिटी। क्या बोला जाता है? डेंसिटी। अगर छोटे से वॉल्यूम में, वॉल्यूम कम में ज्यादा मास आ जाए तो डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज कितना घना है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, देखो ये जगह क्या सेम है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 एटम है। 3 4 5 6 एटम है। किसकी डेंसिटी ज्यादा? पहले वाले की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? ज्यादा होते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पूछूं तो 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब का एरिया लो ना, वॉल्यूम लो, उसमें कितने किलो पानी आ जाता है? दैट इज 1000 kg वाटर आ जाता है। उसी तरह से डेंसिटी ऑफ मरकरी में क्या होता है? जब आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हो मरकरी में, उसमें 13,600 किलो मरकुरी आ जाता है। तो ज्यादा घना कौन हुआ? ज्यादा घना हुआ मरकुरी। ज्यादा मतलब मरकुरी और वाटर में से ज्यादा घना कौन है? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मरकुरी की ज्यादा है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर का मतलब होता है जब फोर्स एक्ट होती है पर यूनिट एरिया किसी भी जगह पे, उसको बोलते हैं प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं फोर्स इसको लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं पर यूनिट एरिया पे, इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज प्रेशर बोलते हैं। इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। लिक्विड के केस में क्या होता है कि जब आप लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो तो इसके जो एटम्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल पे क्या लगाना शुरू कर देते हैं? प्रेशर्स लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? प्रेशर कहा जाता है। एक चीज ध्यान में रखना, आपने ये चीज देखी होगी कि जब बैलून को भरते हो, वो बैलून भरा हो जाता है ना, तो उसके बीच में जो गैस होंगे उसके वॉल पे क्या लगा रहे होंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको बोलेंगे प्रेशर। जैसे ही उसको होल करेंगे तो वो सारी गैस के मॉलिक्यूल उसी होल से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। आपने देखा होगा मटके में पानी है, अगर मटके में पानी है, मटके में ये वाला मटका है, मैंने उठा के पानी ऐसे रख दिया, डमक डमक डमक। अच्छा, कोई अगर इस मटके में पत्थर मारेगा तो वहां से क्या करेगा? उस मटके से पानी कैसे आने लग जाएगा? बाहर आना लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जितना भी पानी के मॉलिक्यूल थे वो मटके के वॉल पे फोर्स लगा रहे थे। मतलब अगर मैं यहां पे होल करूंगा ना तो ये सारा पानी निकल के कहां आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहां पे फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा था, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रेशर। अच्छा, अगर मैं यूनिट देखूं, ऊपर है न्यूटन, नीचे है एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और इसी को क्या बोला जाता है? पास्कल। ये एसआई यूनिट है। और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे एटीएम और बार भी प्रेशर की यूनिट है। 1 ATM इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल और 1 बार इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल। 1 लाख क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1 के सामने कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। 1 के सामने 1 2 3 4 5 जीरो हैं। होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो रही होगी। डायमेंशंस मैंने निकाली नहीं है प्रेशर की, तो मैं निकाल के बता देता हूं। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। एरिया की क्या होती है? दैट इज L का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, यहां पे सिर्फ एक ही बचा
बचा, यहां पे क्या बचा, 1 बचा, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो m l -1 t -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, प्रेशर का हुआ। अच्छा और भी यूनिट होती है, दैट इज 37 सेंटीमीटर HHG, ये मतलब जहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऑफ HHG भी लिखा हो, यूनिट देखो कौन सी यूनिट, देखो ये वाली यूनिट देखो 70 सेंटीमीटर ऑफ HHG, ये भी प्रेशर की ही यूनिट होती है। अच्छा ठीक है, ओके सर। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे ऊपर ना हवा की बहुत बड़ी लेयर्स है ना, अगर आप ध्यान से देखो ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है और ये बशीर साहब इस अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है। अब बशीर साहब के अर्थ के मतलब बशीर साहब जब अर्थ पे खड़े हैं तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की बहुत बड़ी गैसेज है, मतलब ये बशीरा, अगर इस बशीरे को ऐसे निकाल के देखोगे तो ये बशीर साहब है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को आप क्या बोलोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फोर्स एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है 180 m। इसको कैसे नापते हैं, मैनोमीटर के मदद से नापते हैं, एक यू ट्यूब का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से नापा जाता है। अच्छा मैं एक बेसिक आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, इधर देखना बिल्कुल ध्यान से। ये मेरे पास एक पतीला है, पतीला मतलब कंटेनर है बशीर साहब, ठीक। अब इसमें मैंने एक ट्यूब डाल दी, क्या डाल दी, ट्यूब डाल दी, है ना। हुआ क्या, हुआ ये कि एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर लगा रहा था, है ना, इस पे प्रेशर लगा रहा था, और इस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड थोड़ा सा खिसक के कहां चला गया, ऊपर, और मैंने इस पे रीडिंग लगा रखी थी 1 से लेकर 76 तक। तो हुआ क्या कि ये जो लिक्विड था यहां से राइज किया कहां तक, यहां से राइज किया कितने तक, दैट इज 76, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से किस में लिखा था, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, बात समझ है कि नहीं है, सेंटीमीटर ऑफ HG इन अ लिक्विड कॉलम का मतलब क्या हुआ कि जब एटमॉस्फेयर में ये लिक्विड रखा हुआ है इस पे प्रेशर लगेगा और ये लिक्विड राइज में, मतलब ये लिक्विड क्या करेगा, राइज होगा, ये लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। जब ये राइज हुआ कितना हुआ, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, मतलब इतने प्रेशर से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये राइज हुआ, इसी को आप क्या बोलते हो, 180 m, ठीक है। और इस 180 m का मतलब क्या होता है, कोई ATM मशीन नहीं है जिससे पैसे निकाल रहे हो, 180 m का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, इसकी वजह से ये जो लिक्विड है मरकरी ऊपर बढ़ रहा है, ये मरकरी यहां से 1 से लेकर 76 रीडिंग तक, और मैंने इसको क्या लिखा, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG लिक्विड कॉलम में भर गया है, उसी को आप क्या बोलते हो, 180 m, ठीक है। ये आपने इधर पीछे पढ़ा नहीं था, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, ठीक है, समझ आया, होप आपको इतना चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, बोलता है जब आप समुंदर में गहराई में जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, आप खुद अंदाजा लगाओ। जैसे मैं समुंदर के ऊपर खड़ा हूं, फिर मैंने डुबकी लगाई नीचे, तो क्या एक पूरा लिक्विड मेरे सर के ऊपर होगा और वो मेरे को ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो जितना जितना मैं गहराई में चलता जाऊंगा तो उतना उतना मेरे पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। वैसे ही मैंने लिखा, एज वी मूव डाउन द लिक्विड द प्रेशर इंक्रीजेस, जब जब मैं नीचे जाऊंगा प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। मान के चलो कि अभी मैं A पॉइंट पे हूं और मैंने कहां चला गया, B पॉइंट पे। ए पॉइंट पे मेरे पास क्या, कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर मेरे पर प्रेशर लगा रहा होगा। बी पॉइंट पे मेरे पास मतलब एटमॉस्फेरिक भी लग रहा होगा, और इस लिक्विड के कॉलम का वेट भी मेरे पे लग रहा होगा। बात समझे कि नहीं है। तो मैं अच्छे से मैं बोलूं कि जो बी पॉइंट की फोर्स होगी, इधर जो मुझे फोर्स लग रही होगी वो ए पॉइंट की भी तो लग रही होगी, प्लस ये जो वेट है किसका, लिक्विड कॉलम का, वो भी मेरे के ऊपर लग रहा होगा। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। इस इक्वेशन को मैं बाद में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप इधर ध्यान से दो। देखो इधर
सुना, प्रेशर एट बी को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये तो फोर्स एट बी लिखी हुई है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो प्रेशर एट बी होगा वो फोर्स एट बी डिवाइडेड बाय एरिया होगा, है ना। और जो फोर्स एट बी है वो किसके बराबर होगा? वो होगा प्रेशर एट बी इंटू एरिया। होप आपको इतनी चीज क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। कि मतलब मैं इस फोर्स वाली टर्म को इससे रिप्लेस कर सकता हूं अगले ही पल। इसको देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, एफ ए को ध्यान से देखो। देखो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू फोर्स एट ए डिवाइडेड बाय एरिया। बट मुझे पता है जो प्रेशर एट ए है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है ना, तो मैं इसको पी नॉट लिख सकता हूं। पी नॉट इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स एट ए। फोर्स एट ए दैट इज दिस, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखा जाए तो मैं एफ बी की जगह क्या लिख सकता हूं? पी बी ए इज इक्वल टू एफ ए की जगह क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए प्लस मास को भी रिप्लेस करना है इधर, मास इधर देखना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस मास की जगह क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और साथ में क्या है? जी है। समझ आया कि नहीं आया? होप आपको इतनी चीज क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत जगह यूज होगा, आप अच्छे से ध्यान से समझना। देखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये एरिया है इसका डिवाइडेड बाय, मतलब इंटू हाइट। हाइट मतलब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं इस वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूं? एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो अगले ही पल में क्या करूंगा? प्रेशर एट बी इंटू ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए प्लस डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा? एरिया इंटू हाइट इंटू जी। अब मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पे एरिया 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 कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रेशर एट बी ए, और यहां से एरिया कॉमन, अंदर क्या बचा? पी नॉट प्लस रो जी एच। ये ए से ना, ए से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन मेरे पास क्या बची? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अब इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है, ध्यान से अच्छे से समझना, इससे ये क्लियर होता है कि जब जब हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। मतलब आप हाइट में जब जब नीचे जाओगे, डर हाइट में नीचे जा रहे हो, डर हाइट में नीचे जा रहे हो, डर बशीर साहब, तो आप पे प्रेशर बढ़ेगा। यही चीज तो मैंने शुरू में बोल दी, एज वी मूव डाउन द लिक्विड द प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि आपके ऊपर ना एक लिक्विड का भार बढ़ता रहेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो पी बी है वो प्रेशर एट बी है ना, जहां पे फोर्स एट बी मैंने लिखा है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। वो क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। और पी नॉट जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है इधर प्रेशर, तो वो क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और रो जी एच जो है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जर्नल इक्वेशन मैंने पहले से लिख रखी थी कि किसी भी हाइट में नीचे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर प्लस रो जी एच के बराबर होगा। दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ। अच्छा, आपने देखा होगा, ऐसे भी कई जगह देखा होगा, एक्वेरियम, एक्वेरियम पता है ना, जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर लगा लो मर जाती है। जब यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है ना, इसका बबल छोटा होता है, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है। फिर जब ऊपर जाता है तो ये बबल का साइज बड़ा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप हाइट में ऊपर जाते हो प्रेशर कम होता है, हाइट में नीचे आते हो प्रेशर ज्यादा होता है। हाइट में जब नीचे आए प्रेशर ज्यादा है, बबल छोटा है। हाइट में ऊपर गए प्रेशर कम है, बबल बड़ा है, बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। उसके बाद है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? बोलता है अगर आप किसी भी हिस्से पे
प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या बोल रहा है? एंड प्रेशर बोलता है अ प्रेशर अप्लाइड टू एनी पॉइंट ऑफ अ इनक्लूज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड and the walls of the and the wall containing the liquid। वो क्या बोल रहा है कि अगर आप ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, आप इधर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे, ठीक है, थोड़ा सा भी धक्का मारा इस लिक्विड को, तो ये लिक्विड ना इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। यही चीज वो कहने की कोशिश कर रहा है। बोलता है अगर आप लिक्विड के किसी भी हिस्से पे प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी लिक्विड में। बात समझिए, जैसे P1 आपने लगाया तो इधर P2 प्लस P3 प्लस P4 के क्या होगा? बराबर होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे कोई और एग्जांपल दे दो, देखना ये कंटेनर है ना, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, किसी कॉलम में नीचे चले जाओ, यहां पे P लग रहा है, और जो P होगा वो किसके बराबर होगा? P0 प्लस रो जी एच। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, ये हाइट है। ओके सर, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, यहां पे मैंने P बशीर साहब ने प्रेशर लगा दिया, P बशीरा लगा दिया, तो P क्या ये P बदल जाएगा ना, तो P क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, बशीरे वाला प्रेशर भी लग रहा है, प्लस रो जी एच। यही चीज तो वो कह रहा है कि अगर भी किसी भी लिक्विड, मतलब लिक्विड के किसी भी हिस्से पे आप प्रेशर लगाओगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दूसरे हिस्से में भी, मतलब दूसरे हिस्से में भी वो प्रेशर एनर्जी चली जाती है, बीच में लिक्विड उस प्रेशर एनर्जी को खाता नहीं है। ऐसा आपने देखा होगा, इसकी बहुत सारी जगह एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, आपने इस तरफ से इस तरफ से प्रेशर लगाया है ना, ये प्रेशर पूरा, ये प्रेशर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इस तरफ से ये लिफ्ट, यहां पे मैंने गाड़ी रखी हुई थी, ये गाड़ी रखी हुई थी और ये गाड़ी ऊपर चली गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब पानी की लिफ्ट, आपने देखा होगा बहुत जगह, यहां पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और ये पूरा भारी गाड़ी क्या हो जाती है? ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, प्रेशर एट 1, इस जगह का प्रेशर और इस जगह का प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। जितने प्रेशर से इधर लगाया होगा उतने प्रेशर से ये ऊपर गया होगा। प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स एट 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय फोर्स एट फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय एरिया एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एट सेकंड पॉइंट डिवाइडेड बाय एरिया एट सेकंड पॉइंट। हमें अक्सर F2 निकालने के लिए बोलता है, तो F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1, ये उस तरफ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल गया? F2 निकल गया। होप आपको इतनी सारी चीज, इतनी छोटी सी बात समझ आई होगी। ऐसी एक और एप्लीकेशन होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आप पैडल ब्रेक बनाओगे, उसके बाद लीवर बनाओगे, ये पिस्टन है, ठीक है, और इस पूरे को बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। इसमें लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या है? दैट इज P1 और P2, ये जो है ये शूज है, समझ आया कि नहीं है? और ये पूरा क्या है? चक्कर है। आप आराम से समझना, देखो जब इसने पैडल दबाया, ये लिक्विड मूव किया, ये लिक्विड क्या किया? मूव किया। इस लिक्विड का प्रेशर इधर भी मूव किया, है ना, और इसके वॉल के ऊपर भी प्रेशर लगा। बात समझिए, इन पिस्टन्स पे भी प्रेशर लगा। अब ये इस तरह से होते हैं, ये जो शू होते हैं ये ऐसे होते हैं, ठीक है। व्हील चल रहा है ऐसे, डर 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 डर, ये व्हील चल रहा है। अभी शूज ऐसे हैं, ठीक है। जैसे ही इस पे ये प्रेशर लगा ना, तो ये शूज क्या होंगे? ऐसे होंगे, जिसकी वजह से जो ऊपर जो चक्का घूम रहा था वो इन शूज के साथ टच होने लगा, और जैसे ही टच होगा वो व्हील चलते चलते क्या करेगा? रुक जाएगा। आपने पैडल बनाना है, लीवर बनाना है, पिस्टन बनाना है, लिक्विड भरना है, नीचे लाना है, 2 पिस्टन और बनाने हैं, शू बनाना है और व्हील बनाना है। व्हील चलता रहेगा, प्रेशर पास कर ला। फिर ये वाला क्या करेगा? वाइड होगा, और व्हील चलते चलते के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और ये व्हील क्या कर जाएगा? रुक जाएगा।
उसके बाद है बायोन्सी फोर्स, बायोन्ट फोर्स, बायोन्ट फोर्स, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, होता क्या है, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। याद रखना थ्रस्ट क्या होता है। जब कभी भी आप किसी भी सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फोर्स लगाते हो उसको बोलते हो थ्रस्ट। ये 90 डिग्री पे आप फोर्स लगाओगे उसको क्या बोलोगे? थ्रस्ट। किसी भी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। अब होता क्या, किसी भी कंटेनर में आप लिक्विड भरो, वो लिक्विड की फितरत ऐसी है कि वो कंटेनर पे प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। लिक्विड भरा तो ये इसकी फितरत ऐसी है कि वॉल ऑफ द कंटेनर पे ये प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। अब ये प्रेशर लगा रही है, ये फोर्स भी लगा, फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रही है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इधर बीच में रख दिया, इसका वेट तो नीचे लगेगा, बट इस लिक्विड की भी फितरत है कि इसके ऊपर क्या लगाएगी? एक अप थ्रस्ट लगाएगी। क्या लगाएगी? एक अप थ्रस्ट लगाएगी। ये जो अप थ्रस्ट लगेगा, अप थ्रस्ट, अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो ऊपर लगेगी, एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट in a liquid is called buoyancy or buoyant force. Actually buoyancy प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कि वो buoyant फोर्स लगा सके। buoyant फोर्स मतलब ये जो ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी, और इसको डिनोट किससे करेंगे? FB से। इसका यूनिट भी न्यूटन है, इसके डायमेंशन mlt-2 है, क्योंकि ये फोर्स है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक। अच्छा, इसके बाद है आर्किमिड प्रिंसिपल। आर्किमिड प्रिंसिपल की कहानी आपने बड़ी मशहूर सुनी होगी, ठीक है। आर्किमिड एक साइंटिस्ट था, उसने ये किया था, गोल्ड की प्यूरिफिकेशन निकाली थी। हमें उस पर नहीं जाना है, बस आप इतना याद रखो कि आर्किमिड प्रिंसिपल ने हमें बायोन्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया कि कितना बायोन्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जब उसको आप लिक्विड में डालते हो। मान के चलो कि आयशा ने एक पतीला लाया, ये आयशा ने पतीला लाया, ये आयशा ने पतीला लाया, ये आयशा ने पतीला लाया, ठीक। अच्छा, उसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। उसमें जब ऑब्जेक्ट डाला तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगने लग जाएगी? बायोन्ट फोर्स। अब जब वो ऑब्जेक्ट डाला तो वो पानी का लिक्विड थोड़ा, मतलब ये जो नीचे वो लिक्विड है ये थोड़ा ऊपर डर करके ऊपर आया होगा। जब ऊपर आया होगा उसने ये पहला पाइप लगाई, और वो जो पानी जितना ऊपर आ रहा था लेवल से, उसको इस कंटेनर में क्या कर लिया? इकट्ठे कर लिया। बात समझ आई कि नहीं? कुछ नहीं किया, ये पानी का लेवल है, इधर पाइप लगा के रखी है। जैसे ही ऑब्जेक्ट डाला तो ये पानी का लेवल थोड़ा ऊपर होगा, उस पानी के लेवल को, मतलब उस पानी को इस पानी को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसमें। और उसने ये बोला जो ये बायोन्ट फोर्स लग रही है ना इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, है ना, वो इसके वेट के बराबर है। किसके वेट के बराबर? इस लिक्विड के वेट के। मतलब अगर पानी रखा हुआ है तो पानी के वेट के बराबर है, ठीक है। बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। वेट का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास की जगह आप क्या लिख सकते हो? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू मास की जगह क्या लिखोगे? मास की जगह लिखोगे रो Vg। होप आपको ये आर्किमिड प्रिंसिपल समझ आया होगा। आर्किमिड प्रिंसिपल क्या होता है? ये हमें बायोन्ट फोर्स का फॉर्मूला बताता है। ये बोलता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में दबाओगे तो लिक्विड वो ऑब्जेक्ट पे बायोन्ट फोर्स लगेगी, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा लिक्विड को ऊपर की तरफ भी लाएगा, डिस्प्लेस करेगा। जितना वो लिक्विड ऊपर लाएगा उसको कलेक्ट करो, उसका जो वजन लोगे वही उतनी ही बायोन्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। देखो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब बशीर साहब क्या होता है कि कब कोई चीज डूबती है या कब कोई चीज तैरती है किसी भी लिक्विड में। या आपने देखा होगा कि जो पत्थर होता है वो डूब जाता है, प्लास्टिक जो होता है वो तैर जाता है। तो वो क्या चीज डिसाइड करती है कि कब कोई चीज डूबेगी और कब कोई चीज तैरेगी? पहला केस में सिंक वाला लेता हूं। पहला केस कौन सा लेते हैं?
पहला केस लेते हैं सिंक वाला। सिंक वाले का मतलब क्या हो गया, डूब जाना। ठीक है, जब डूबोगे, जब मतलब जैसे ये स्टोन था, मैंने स्टोन फेंका तो ये डूब गया, तो डूबेगे तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी और ऊपर वाली फोर्स कम होगी। नीचे फोर्स क्या है, दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऊपर क्या फोर्स लग रही थी, बायोंड फोर्स लग रही थी। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर मैं वेट को लिखूंगा तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, है ना, ग्रेटर देन दैट ऑफ बायोंड फोर्स। बायोंड फोर्स क्या है, दैट इज अच्छे से मैं बोलूं तो बायोंड फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज रो वी जी, रो वी जी। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, और बायोंड फोर्स से, बायोंड फोर्स का फॉर्मूला अभी दिखाया दैट इज रो वी जी। अब एक चीज ध्यान में रखना कि क्या, कि जो समझना, जो ये मास है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम। इसको करो यहां पे रिप्लेस, करते हैं रिप्लेस, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम इनटू जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी इनटू जी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो डाला है उसकी भी तो डेंसिटी होगी, मैंने उसको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा। अब देखो ये वीजी क्या हो गया, कैंसिल। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो चीज डूब जाती है। ऐसा जी, चीज क्या हो जाती है, डूब जाती है। सर चीज तैरती कब है, जब बायोंड फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है। बायोंड फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, रो वी जी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कम है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तो इसको क्या लिखूंगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। अभी मैंने बोला था कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, किससे रिप्लेस करोगे, देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम, इनटू क्या, वॉल्यूम। तो अगर आप अच्छे से लिखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वीजी ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वी इनटू जी, है ना। वीजी और वीजी क्या हो जाएगा, कैंसिल। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो चीज क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ये क्या होगी, चीज क्या करती है, फ्लोट करती है, और यहां पे चीज क्या करेगी, सिंक करेगी। ये आपको ये बताता है कि कब कोई चीज डूबती है और कब कोई चीज तैरती है। ओके सर, डन, समझ आया ना। लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक्चुअली एक एप्लीकेशन है किसका, आर्किमिड प्रिंसिपल का। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी बशीर साहब। अगर डेंसिटी ज्यादा ऑब्जेक्ट की डूब जाएगा, अगर डेंसिटी कम ऑब्जेक्ट की तो तैर जाएगा। अच्छा, उस केस में क्या होगा, जब सुनो, जब ऊपर बायोंड फोर्स और नीचे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो, तब क्या होगा, करके देखते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी इज इक्वल टू रो वी जी, बायोंड फोर्स का फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इधर क्या लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी जी। अगर आप ध्यान से देखो ना सर, आपने एम नॉट की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कैसे लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, फिर ये और ये कैंसिल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बराबर हैं तो ना चीज डूबेगी ना तैरेगी, ना चीज डूबेगी ना तैरेगी। लिक्विड में कहीं बीच में जाके अटक जाएगी, ना यहां से ये ऊपर तैर के आएगी और ना ये नीचे सिंक करेगी। सिंक मतलब डूबेगी। ठीक है, अच्छा एक होता है, अब सुनो मेरी बात, ये मेरे चैप्टर का ना पार्ट 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, ये याद रखना। ये कौन सा है, पार्ट 2 है। अच्छा, मैं पार्ट 2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो आपने पढ़ रखा है वहां पे जो लिक्विड था, जो ये फ्लूइड था, वो रुका हुआ था। अब फ्लूइड क्या कर रहा है, चल रहा है। फ्लूइड दो तरह से चल सकता है, एक बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे चलता है, ठीक है, और ऐसा फ्लूइड, इट इज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल फॉलो द फिक्स्ड पाथ। मतलब
जब फ्लूइड चलता है और चलते चलते वो एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करे, मतलब हर पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले, जो मतलब पीछे वाला पार्टिकल कभी भी अचानक से तेज ना हो जाए और आगे वाला पार्टिकल अचानक से स्लो ना हो जाए। बात समझ है कि नहीं है? या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पीछे वाला पार्टिकल कभी ये ना बोले कि मैं आगे वाले को क्रॉस करूंगा। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेगा फ्लूइड तो उस फ्लो को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। बात समझ है कि नहीं है? स्ट्रीमलाइन फ्लो कब बोलेंगे? कि बिल्कुल तमीज के साथ फ्लूइड का हर एक पार्टिकल मूव करे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी का, और वो हर पिछला पार्टिकल अगले पार्टिकल को फॉलो करे बट क्रॉस ना करे। जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल झील होती है ना, झील के नीचे पार्टिकल बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते बट हमें ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये मूव नहीं कर रहे। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल डज नॉट फॉलो द फिक्स पाथ। यहां पे फिक्स पाथ नहीं होगा, कोई इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, कोई आगे जा रहा होगा, कोई, और पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। और ध्यान से देखना, ऐसा फ्लो आप ध्यान से देखो तो ये रिवर्स वगैरह में होता है, ठीक है। और ऐसा फ्लो कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। आपने एक बार रील देखी होगी जिसमें नल से पानी नीचे गिर रहा होता है बट ऐसा फील हो रहा होता है कि ये मूव नहीं कर रहा, जैसे हाथ लगाते हैं तो वो दिखता है कि वो मूव कर रहा। इसमें अक्सर मूव करता हुआ लिक्विड नहीं दिखता, यहां पे मूव करता हुआ दिखता है। ये वगैरह किस में होता है? जब लेक्स वगैरह में आप देखो तो वहां पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। अच्छा, इसके बाद है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? वो बोलते हैं पाइप के एक तरफ से जितना पानी डालोगे उतना ही पानी बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि बीच में पाइप पानी को खा जाती है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या बोलता है? कि पाइप के एक तरफ से जितना पानी डालोगे दूसरी तरफ से उतना पानी निकलेगा। मतलब द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउट। मतलब जितना पानी आपने अंदर डाला उतना ही पानी बाहर निकल गया। मतलब वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम इन और V फॉर वॉल्यूम आउट। अच्छा देखो, बहुत जगह आपको वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी भी यहां पे V1 से V2 से डिनोट होगी। तो जहां पे वेलोसिटी के लिए V यूज होगा मैं पक्का बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैंने आपको बोला था वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इनटू हाइट है ना। तो अगर ध्यान से देखो जाए, वॉल्यूम इन कितना हुआ, कितना वॉल्यूम इन हो गया? एरिया, और इसमें से हाइट कितना मान लो D1, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इन हुआ, और इधर से वॉल्यूम आउट कितना हुआ? दैट इज एरिया A2, और हाइट कितना? D2 बाहर हो गया। तो A1 D1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 और A2 D2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मैं वेलोसिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो V1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T, ठीक है। और V1 इंटू V1 इंटू T इज इक्वल टू D1। ये बात समझ आई, ठीक है। और इस तरफ से मैं लिखूं V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T और D2 इज इक्वल टू V2 इंटू T। यहां पे जो V1 और V2 मैंने यूज किया है ये वेलोसिटी है। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे ये D1 और D2 रिप्लेस करना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। A1 इंटू V1 इंटू T। अब कोई बच्चा ये ना बोले कि सर D1 की जगह आपने V1 इंटू T क्यों लिखा? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम है, और यहां पे V1 जो है ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। इज इक्वल टू A2 इंटू क्या लिखूंगा? V2 इंटू टाइम। ये टाइम और टाइम क्या हो जाएगा? कैंसिल। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसी को क्या बोला जाता है? दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा आप ध्यान से देखो, इधर आराम से समझना। अगर मेरे से कोई पूछे V1 कितना होगा? V1 इज इक्वल टू A2 V2 डिवाइडेड बाय A1, तो ऐसे निकल जाएगा ना। आप देखो
क्या वेलोसिटी और एरिया, वेलोसिटी और एरिया मतलब इधर की वेलोसिटी, इधर की वेलोसिटी, इधर की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से लिक्विड अंदर करता है, और इधर का एरिया V1A1, V1 मतलब मैंने आपको ऐसे लिखा V1 इज इक्वल टू A2V2 डिवाइडेड बाय A1, ऐसे ही बोला ना, ये लिखा ना, है ना। तो क्या वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है। मतलब जिस एंड का एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब जैसे आपने देखा होगा वो पाइप से पानी बाहर आता है, आप उसको दबा लो तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो वो बड़े दूर जाके, वो प्रेशर से बड़े दूर जाके बचता है, क्योंकि उससे जो लिक्विड निकलता है उसकी वेलोसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये छोटी सी एप्लीकेशन थी किसकी, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। आपने देखा होगा वो बोलते हैं ना बागीचे में वो जिससे पानी डालते हैं तो उसके आगे भी छोटे छोटे सुराख करते हो, ऐसे बागीचे में वो नहीं होता जिससे पानी डालते हैं, मैं भूल गया हूं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, ऐसे होता है। और इसके आगे छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं। अब छोटे छोटे सुराख क्यों करते हैं, क्योंकि एरिया कम हो जाता है और उसमें से जो पार्टिकल निकलते हैं या पानी निकलते हैं वो फवारे की तरह बाहर निकलता है वेलोसिटी के साथ। बात समझे कि नहीं है, क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे एरिया कम हो जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा एरिया रखोगे तो कम वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा, तो दूर तक जाएगा ही नहीं पानी, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या जग वगैरह यूज करते हैं उसको आगे से होल कर देते हैं, छोटे होल करते हैं, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा और पानी ज्यादा तेजी से बाहर निकलता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लिक्विड होता है वो जब मूव करता है तो उसके पास तीन तरह की एनर्जी होती है। एनर्जी पोजेस बाय अ लिक्विड इन अ मोशन, ठीक है। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। एक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड व्हेन इट इज मूविंग, बशीर साहब, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड, जब लिक्विड फ्लो करता है उसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछता है, यहां पे वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर भी डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ये आप ध्यान में रखना। फिर पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि पोजीशन की वजह से जैसे पोजीशन की वजह से एनर्जी जो होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे लिक्विड अगर कम हाइट पे फ्लो कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, अगर ज्यादा हाइट पे फ्लो कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब आपने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो आपने इस तरफ भी v से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी v से डिवाइड कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिखोगे, रो जी एच। एक्चुअली में पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी पूछी जाती है। अच्छा, अब आता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होती है कि जब आप किसी लिक्विड को दबाते हो ना तो उसके अंदर भी एक एनर्जी पैदा हो जाती है उस प्रेशर की वजह से भी, उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर। और ये किसकी वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, बाहर से। मतलब मान के चलो बैलून के अंदर आपने क्या किया, लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसको बाहर से दबाओगे, जब बाहर से दबाओगे तो क्या होता है, उसके अंदर एक और एनर्जी पैदा होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी, और इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद हमारे पास बहुत फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम मान के चलो कि 5 नंबर की लॉन्ग में आएगी ही आएगी, पक्का तैयार कर लो बर्नौलीज थ्योरम को, और मैं मजे से पढ़ाऊंगा बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या ये किसके ऊपर बेस है, बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है, ओके सर, डन। हमें समझ आ गया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक एक्सटेंशन है। ये कहता क्या है, ये बोलता है लिक्विड की एनर्जी कभी भी बदलती नहीं है,
कभी भी बदलती नहीं है। द एनर्जी ऑफ अ लिक्विड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ना आप लिक्विड की एनर्जी बढ़ा सकते हो, टोटल एनर्जी ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, ठीक है, जितनी उसके पास है उतनी ही रहती है। वही बोल रहा है द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो लिक्विड के पास होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट मतलब कि हमेशा हमेशा टोटल एनर्जी लिक्विड की कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो एनर्जी इस एंड पे होगी, आप धक्का लगाओ के इसको ऊपर चढ़ा दोगे, उतनी ही एनर्जी इधर भी होगी। मतलब अगर टोटल सारी एनर्जी का इधर की एनर्जी 100 जूल है, तो इधर की भी एनर्जी का जो क्या होगा, दैट इज 100 जूल होगा। मतलब इधर की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इधर की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट के वॉल्यूम के बराबर होगा। बट ये चीज निकालनी है, वो कैसे निकालोगे आप? वर्क डन से निकालोगे। और वर्क डन क्या होता है? दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपने करना क्या है? पहले वर्क निकालना है, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर प्रेशर एनर्जी निकालना है। ये 4 चीजें निकालनी है और फिर वर्क को इन तीनों के साथ इक्वेट करना है। किसके साथ? वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी के साथ क्या करना है? इक्वेट करना है। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एंड रिजल्ट में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह, मतलब इधर की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इधर की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के क्या होती है? बराबर होती है। बशीर साहब नहीं समझ आया तो कमेंट करो, बताऊंगा, ठीक है। अब एक एक करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर वर्क डन निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, जिससे हमें यह निकल जाएगा कि अगर इस लिक्विड को यहां इस पाइप से चढ़ा दिया ऊपर, तो इधर की एनर्जी इधर के एनर्जी के बराबर होती है। तो बकवास को बंद किए हुए, चीजों को समझते हुए हम सीधा सीधा डेरिवेशन पे आते हैं बर्नौलीज थ्योरम के, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। क्या समझना कि हमारे पास ना ऐसे पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। ये हमारे पास क्या है? पाइप है, दिख रही है ना पाइप? अच्छा, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। ये हमारे पास पाइप है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना। देखो, यहां की हाइट h1 है, यहां की हाइट h2 है। आपने ये ग्राउंड लेवल मैंने यही माना है, ठीक है, ये वाला, ये ग्राउंड लेवल आपका, ठीक है। इससे ये h1 है और ये h2 है। और आपने ये चीज माननी है, क्या माननी है? कि आपने यहां से पानी डाला, दैट इज v1 वेलोसिटी से यहां से पानी डाला और यहां से पानी जो निकला है वो v2 से निकला है। मतलब आपने यहां से प्रेशर लगा के उस तरफ से पानी बाहर निकाला है। इस तरफ का एरिया मान के चलो A1 है और इस तरफ का एरिया मान के चलो क्या है? A2 है। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, पानी थोड़ा सा आगे चला होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? दैट इज D1 ट्रैवल किया होगा। यहां से भी पानी जब बाहर आया होगा दर करके और ये D2 बाहर आया होगा। D1 और D2 जहां पे यूज होगा मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। पहले आपने क्या निकालना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर आपने क्या निकालना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपने निकालना है वर्क डन। और इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे, वर्क डन और चेंज इन एनर्जी को इक्वेट करोगे, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? पूरी डेरिवेशन आ जाएगी। और एट द एंड हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसकी 3 कॉपीज बना लेता हूं, ठीक है, ताकि हमें बार बार ये ड्रा करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आराम से सुनना, पहले सुनना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया, ये आ गई हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल क्या होगी? दैट इज हाफ इंटू m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू v1 का स्क्वायर, है ना। इधर की काइनेटिक एनर्जी और उधर की काइनेटिक एनर्जी का माइनस करना था। इधर क्या है? दैट इज हाफ m v स्क्वायर, उधर क्या है? हाफ m v2 स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, इतनी बात ध्यान से होगी। फिर मुझे
पता है कि ये जो डेंसिटी होता है ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास को रिप्लेस हम किससे करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। इतनी बात ध्यान में रखना, इज इक्वल टू हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ये V2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो वॉल्यूम होता है, ये V1 V, ये V और V, ये जो वॉल्यूम होता है इसको आपने बहुत अच्छे से लिख रखा है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया A1 है ना, और डिस्टेंस कितना है D1, इसी के बराबर होगा। ये बात समझ है कि नहीं है? ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये एरिया और कितना डिस्टेंस चला उसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पूरा। ठीक है, अच्छा फिर हमें आपको ये चीज बोलने की कोशिश करूंगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये देखना ध्यान से, V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस D1 अपॉन D1 अपॉन T, D1 अपॉन T। बात समझ है कि नहीं? तो जो D1 है इसको आप क्या लिखोगे, V1 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और इसको आप इसमें पुट कर दोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू A1 V1 इंटू टी। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 V1 इंटू टी। A1 एरिया है, V1 वेलोसिटी है, T टाइम है। तो अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आप दिमाग में रखोगे। ठीक है, तो जहां जहां वॉल्यूम है वहां रिप्लेस कर दो, हाफ डेंसिटी, वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला, दैट इज A1 V1 T, और वेलोसिटी क्या है, V2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? ये चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लेना। ठीक, इधर माइनस हाफ डेंसिटी, ये वॉल्यूम में क्या लिखोगे, A1 V1 T V1 का स्क्वायर। कॉमन क्या है इधर से, कॉमन है सर ये वाला और ये वाला, ध्यान से देखो तो कॉमन है, इस कॉमन को कर लो बाहर, हाफ डेंसिटी A1 V1 और T, और अंदर क्या बच जाएगा, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ये हमारा चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया है। ठीक है, अगला काम क्या है, अगला काम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखोगे, mgh2, इनिशियल क्या है mgh1, है ना। ये जो मास है, ये जो क्या है मास, इसको कैसे लिखोगे, मास को आप लिखोगे मास इज इक्वल टू, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को कैसे लिखो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम का फॉर्मूला A1 V1 इंटू टी। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 V1 इंटू टी। ये बात ध्यान में रखना, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह क्या लिखा A1 V1 इंटू टी। ये हम मास की जगह लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वैसे ही वॉल्यूम की जगह A1 V1 इंटू टी लिख दिया बशीर साहब। ठीक है, मास की जगह क्या लिखे, डेंसिटी A1 V1 इंटू टी GH2, इधर क्या लिखेंगे माइनस डेंसिटी A1 V1 टी GH1। कॉमन क्या करना है, कॉमन ये पूरा कॉमन आ जाएगा, है ना, कॉमन आएगा ना ये पूरा, तो आप क्या लिखोगे A1 V1 T, है ना, रो GH2 माइनस H1। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। देखो रो कॉमन, इधर भी है इधर भी है, देखो रो इधर भी है इधर भी है, बाहर निकाल दिया, जी इधर भी है इधर भी है, बाहर निकाल दिया, A1 V1 T इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। और ये मेरे पास क्या निकल गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया। ठीक है, अब लास्ट में क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब क्या लास्ट में निकालना है, दैट इज वर्क डन। वर्क डन देखो
देखो जो नेट वर्क डन है ना, देखो इधर देखना ध्यान से, फोर्स इधर भी तो लग रही है, ध्यान से समझो ना, इधर वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये फोर्स F1 इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट D1 इधर हो रहा है, और इधर इधर देखो ध्यान से, इधर से फोर्स इधर लग रही है ना, फोर्स F2 इधर से लग रही है ना, इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और यहां से ये बाहर निकल रहा है, तो इस तरफ का मतलब डिस्टेंस D2 इधर है बट फोर्स कहां है, F2 इधर है, तो यहां का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ये ऐसा आपकी बुक में लिया है कि यहां से फोर्स आपने बाहर से निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ठीक है। तो वर्क डन दो तरफ से होगा, इस तरफ का वर्क डन और उस तरफ का वर्क डन, दैट इज F1 D1 पॉजिटिव माइनस F2 D2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छे से समझना, पहले इधर देखो, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, ऐसे ही होगा ना, एरिया A1। तो अगर मैं F1 निकालूं, F1 इज इक्वल टू P1 A1, है ना, F1 क्या आएगा, P1 A1, ये मेरे पास F1 आया। P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, और F2 की जगह क्या लिख दूंगा, P2 इंटू A2, ठीक है। इन दोनों को उठाओ और F1 और F2 की जगह रख दो, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1 डिस्टेंस D1 माइनस F2 की जगह क्या लिखोगे, P2 A2 D2, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई ना, क्योंकि ये इसकी जगह लिखा गया, ये इसकी जगह लिखा गया, ठीक है। फिर आ गया D1 D2 निकालने का एक तरीका मैं आपको जबरदस्त बता चुका हूं, देखो ध्यान से, वेलोसिटी होता है D1 अपॉन V1, D1 अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, D1 इज इक्वल टू V1 इंटू T, कोई डाउट हो पूछ लो। V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, D2 इज इक्वल टू V2 इंटू T, कोई डाउट हो पूछ लो। D1 और D2 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, देखो वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1, D1 की जगह क्या लिखोगे, V1 इंटू T, माइनस P2 A2, D2 की जगह क्या लिखोगे, V2 इंटू T, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती थी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बोलती थी ना, तो जहां पे A2 V2 है वहां पे A1 V1 लिख सकते हैं, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 की जगह अब क्या आएगा, A1 V1 इंटू T, ठीक है। अब दोनों में ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, इसको लगा लो बाहर, वर्क डन इज इक्वल टू A1 V1 T, क्या बचा P1 माइनस P2, वर्क डन निकल गया, निकला ना वर्क डन। हमें पता है कि वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहीं से क्या किसकी शुरुआत होती है, बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन की स्टार्ट होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी आपने वर्क डन निकाला है, आराम से देखो, पहले अभी आपने वर्क डन निकाला, वर्क डन क्या निकाला, दैट इज वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकला, A1 V1 T P1 माइनस P2, क्या यही वर्क डन निकाला है ना आपने, देख ले यार, A1 V1 T P1 माइनस P2। फिर आपने निकाली है काइनेटिक एनर्जी, क्या निकाली है, काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इधर आराम से सुनना, पहले आराम से बिल्कुल देखना, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली है, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली, इस काइनेटिक एनर्जी को क्या निकाला आपने, हाफ रो A1 V1 T V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, ठीक। फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली है, ये निकाली है ना, ये निकाली है ना चाचा, ये देख ले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान में रखो, A1 V1 T रो GH, ठीक। सुनते चलो आप,
प्लस A1V1T रो जी H2 माइनस H1। देख लो कहीं कोई गलती हो। मैंने डेरिवेशन में पहले ये निकाला, फिर ये निकाला और फिर वर्क डन निकाला, और मैंने बोला वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होती है। अब मेरी बात ध्यान में देखो, इस डेरिवेशन में ये देखो ये कॉमन है सब जगह, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। समझ आया कि नहीं आया? तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे A1V1T P1 माइनस P2, और इस तरफ से क्या है A1V1T, और ये ध्यान से देखना अंदर क्या बचा, हाफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो जी ब्रैकेट H2 माइनस H1, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट, ये और ये कट गया। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1, है ना? यही आया ना? अब ध्यान से देखो, आराम से सुनो। पहले ये मैंने लिखा P1 माइनस P2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको और अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको और अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रो जी H2, इसको और अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस रो जी H1। ठीक, अब ध्यान से देखो, जितने भी 2 वाली टर्म्स है ना, जितने भी 2 वाली टर्म्स है वो इस तरफ रहने दो, 1 वाली टर्म्स इधर ले आओ। जैसे ये 1 वाली है, P1 है तो P1 इधर रखा, ये वाली टर्म 1 वाली है तो इधर ले आए, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर 1 वाली टर्म प्लस रो जी H1, ये माइनस में था ना, मतलब ये वाली चीज इसको उठा के इधर ले आए, इज इक्वल टू P2 उस तरफ ले जाओ, P2 ये वाला पहले से इधर है, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब देखो ध्यान से, आराम से सुनो, पहले समझना। मैं बोल रहा था आपने पाइप से लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ाया था, है ना? इस एंड का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू इस एंड की प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के क्या है, बराबर है। इसी को बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। और अच्छे से समझ लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखना, प्रेशर एनर्जी एक एंड की प्लस रो हाफ रो V1 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने निकालना सिखाया आपको पहले, हाफ रो जी H1 इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी दूसरे एंड की, ऊपर वाले एंड की, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। बात समझ कि नहीं? मतलब जितनी एनर्जी नीचे वाली एंड पे थी उतनी एनर्जी ऊपर वाली एंड पे थी। अच्छा सुनो, मान लो कि नीचे, समझना ध्यान से, नीचे प्रेशर एनर्जी है 20, ये भी 20 और ये भी 20, टोटल कितनी हुई 60, टोटल कितनी हुई 60। अब जब हाइट बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाने वाली है, मैं बोल रहा हूं ये 30 होगी, ये क्या होगी 30 होगी। प्रेशर एनर्जी में ध्यान से समझना, जब हाइट बढ़ी तो कौन सी चीज, ये हाइट बढ़ी ना, हाइट जब बढ़ी तो ये वाली एनर्जी बढ़ जाने वाली है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये 20 से कितनी होगी 30। अब तो ये एनर्जी बढ़ गई, बट जब हाइट बढ़ी तो वेलोसिटी कम होगी, ये एनर्जी होगी 10 और ये बेचारी 20। तो पहले 60 थी, 20 और 10 30 और 30 कितना हो गया 60, अब भी कितनी है 60, पहले भी 60 थी अब भी 60 है। अच्छा देखो ध्यान से, इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर एक एनर्जी कम होगी ना, उसके बदले में दूसरी एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझे कि नहीं है? देखो ये इस एंड पे यहां से ऊपर चलेगी लिक्विड, ठीक है, तो यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ओके
अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे पहली एप्लीकेशन है एटमाइजर या स्प्रे। आप देखते हो, देखो स्प्रे में क्या होता है, नीचे कंटेनर लगा होता है, ऊपर क्या बोलते हैं इसको, सिरिंज टाइप लगी होती है, और ये पाइप टाइप ऊपर कनेक्टेड होता है। देखो होता क्या है, हम इस पिस्टन से, ये पिस्टन बोलते हैं इसको, इस पिस्टन से ऐसे फोर्स आगे लगाते हैं। जब ऐसे प्रेशर आगे लगाते, ऐसे प्रेशर आगे लगाते, तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर एनर्जी यहां पे क्या होगी, कम होगी। जब प्रेशर यहां पे कम हो गया, यहां पे प्रेशर ज्यादा था, ये लिक्विड निकल के ऊपर गया और प्रेशर, ये फरवारा छोड़ा इसने। ऐसे होली वाले दिन भी ऐसा होता है, फरवारा छोड़ता है, ठीक है। एक होता है मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट होता है जो बाल में स्विंग नहीं करवाते बॉलर्स, कैसे होता है, देखो बॉल को घुमाते ऐसे, फुर्र बाल घुमा, फुर्र बाल घुमा, तो उसकी बाल घूमने से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एक एनर्जी बढ़ी तो दूसरी एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा, तो बाल हवा में स्विंग कैसे किया, इनवर्ड स्विंग, इनवर्ड स्विंग। ओके सर। अच्छा, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, उनका जो पंख होता है, उनका पंख होता है, वो ऐसा बनाया जाता है। अब होता क्या है, मान के चलो कि एयर के 2 मॉलिक्यूल को पंख के एंड में जाना है, ठीक है। ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। एक एनर्जी बढ़ी तो दूसरी एनर्जी ने कम होना है, ठीक है। और सेम टाइम पे पहुंचना है, तो ये थोड़ा स्लो स्लो भी चलेगा। ये नीचे वाला स्लो चलेगा तो वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, तो पंख को नीचे से प्रेशर ज्यादा मिलेगा और पंख फुर्र करके ऊपर जाएगा, ठीक है। ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, कि वो अपने आप को चलने से रोकता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। मतलब जैसे आपने पानी को फेंका, ऐसे पानी फुर्र पानी फेंका, तो पानी की लेयर्स बनेगी, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, तो हर एक लेयर, मतलब ये वाली जो लेयर होगी ऊपर वाली लेयर को रोकेगी कि तू आगे ना जा, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में जो होती है फोर्स जो होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल में होगी, जैसे इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले को मूव नहीं करने देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आ जाता है विस्कोसिटी, ठीक। अच्छा देखो, ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, इसको बोलते हैं क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों इक्वेशनों को जोड़ो, जैसे दोनों इक्वेशनों को जोड़ा तो हम क्या लिखेंगे, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा और यहां पे एक कांस्टेंट आया जिसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं नीटा से। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट देखो क्या है, और इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसका अगर मैं डायमेंशंस बोलूं तो इसकी डायमेंशन है m(l-1 t-1), ये आपने खुद निकालनी हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन से फैक्टर हैं जो विस्कस फोर्स पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो जिस पे विस्कस फोर्स डिपेंड करती है, फैक्टर कौन कौन से पे जिस पे विस्कस फोर्स डिपेंड करती है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एक क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। मान के चलो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, मतलब जैसे ये लेयर है, एक लेयर दूसरी लेयर पे मूव करती है, तो इसमें और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो वहां पे विस्कोसिटी भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर याद रख लेना, जब आप टेम्परेचर किसी का बढ़ाते हो तो इसके और इसके बीच में दूरी बढ़ती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, कम होती है। और जब ये फोर्स ही कम हो जाएगी तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, कम ही हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद है स्ट्रोक्स लॉ। स्ट्रोक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रोक्स लॉ ये कहता है कि जब कभी भी आप किसी बॉल को किसी लिक्विड में छोड़ते हो तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। और वो जो विस्कस फोर्स होती है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, वो जो बॉल है उसके रेडियस पे डिपेंड करती है और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो मतलब जो विस्कस फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीटा आर वी, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज 6 पाई नीटा आर वी, इसको बोलते हैं स्ट्रोक्स लॉ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा? दैट इज 6 पाई के बराबर होगा। मतलब जितना रेडियस बड़ा विस्कस फोर्स ज्यादा, जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा, और जितनी रफ्तार से वो नीचे आएगा उतना उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। इट गिव द विस्कस फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल कौन सी वेलोसिटी है? दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि अगर आप किसी भी मीडियम से चाहे वो लिक्विड हो चाहे एयर हो, किसी भी बॉल को नीचे फेंकते हो तो वो उसको नीचे लाने वाली एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं वेट, और उसको ऊपर खींचने वाली दो फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी? एक बायोंट फोर्स और एक क्या है? दैट इज विस्कस फोर्स। अब होता क्या है, शुरू में बॉल बड़ी तेजी से नीचे आता है। जब तेजी से आता है नीचे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से 6 पाई नीटा आर वी कंपोनेंट बढ़ता है। और क्या होता है? ये वाला फोर्स भी बढ़ता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब बॉल नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ता है। जब ड्रैग फोर्स बढ़ता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स बराबर हो जाती है, और उस पॉइंट पे जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल नीचे आता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये चीज याद रख लेना कि जब कभी भी बॉल नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। किसी भी लिक्विड में, किसी भी पानी में, किसी भी एयर में बढ़ती रहती है। उस वेलोसिटी बढ़ने से, इसकी वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती है। ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाती है। और द कांस्टेंट वेलोसिटी बाय ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द मीडियम इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वी टर्मिनल इज इक्वल टू 2r²। आर क्या है? दैट इज रेडियस। आर क्या है मेरे पास? रेडियस। अच्छा, ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब जो डूब रहा है नीचे, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज ये लिक्विड की डेंसिटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9, और नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस पूरे फॉर्मूले को मैं अभी ड्राइव करके आपके सामने रखता हूं। देखो, मान के चलो कि ये आपके पास लिक्विड है और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। कोई बॉल नीचे आ रहा था, ये बॉल नीचे आ रहा था, इसकी डेंसिटी रो है, इसका रेडियस कितना है? आर है। ये कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था? वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगी, तीन फोर्सेस लगेंगी। एक इसका वेट नीचे, और ऊपर कौन सी फोर्स? बायोंट फोर्स, और साथ में विस्कस फोर्स। जब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स बराबर हो जाएंगी तो ये जो वेलोसिटी जिससे वो नीचे आ रहा होगा वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने क्या बोला? जब विस्कस फोर्स और प्लस बायोंट फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाएगी तब हम इस वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी मानेंगे। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। याद रखना, फोर्स देखो, जब तक नीचे वाली फोर्स ज्यादा है ना, जब फोर्स ज्यादा है तो फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती है। बट ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली जब फोर्स कैंसिल हो जाती है तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाती है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। उसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान में रखना, विस्कस फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? 6 पाई नीटा आर
वी टर्मिनल 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है, प्लस बायोन फोर्स को कैसे लिखेंगे? बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बायोन फोर्स होता है दैट इज वी रो जी, है ना, बट यहां पे लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है और इसको जी बोलेंगे, ठीक है। ये बायोन फोर्स का फॉर्मूला आ गया, वी सिग्मा जी। और वेट को कैसे लिखेंगे? दैट इज एम इंटू जी, एम इंटू जी। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो मानी है, तो आप क्या लिखोगे? 6 पाई नीटा आर वी टी प्लस वी सिग्मा जी इज इक्वल टू मास की जगह क्या लिखोगे? रो वी फॉर वॉल्यूम इंटू जी। अच्छा देखना ध्यान से, 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू रो वी जी, वो वाली साइड इधर आ जाएगी, माइनस वी सिग्मा इंटू जी। अब आपको जो कॉमन दिखता है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। 6 पाई नीटा आर वी टी, इसको मैंने वैसे ही रखा है। कॉमन क्या है यहाँ पे कॉमन है दैट इज एक वी है और दूसरा जी, वी जी कॉमन है। इधर क्या है? रो माइनस सिग्मा। रो सॉलिड का डेंसिटी है और सिग्मा लिक्विड की है। अच्छा, वी इज द वॉल्यूम, वी इज द वॉल्यूम, और यहां पे वॉल्यूम कौन सा है? स्फेरिकल बॉडी का। और किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान से देखो, तो 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अच्छा देखना ध्यान से, ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसल हुआ, ठीक है। ये आर और इधर का 3 आर थे, 2 ही आर बचेंगे सिर्फ, ठीक। उसके बाद ये 2 4 ज़र और 2 3 ज़र, ठीक। इधर क्या बचेगा? 3 नीटा और वीटी। मैं वीटी ही लिख रहा हूं, बट जो 3 और नीटा है उसको डिवाइड में ला रहा हूं, ठीक है। 2/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, और वहां से क्या डिवाइड में आ रहा? 3 नीटा। बात समझ आएगी नहीं है? अब वी टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा, क्योंकि 3 3 ज़र क्या लिखा आपने? 9 निकला। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये मैंने आपको पहले ही लिख के बता रखा है। अच्छा जी, ठीक है। इसको थोड़ा अगर मैं अच्छे से लिखूं तो मैं कैसे? वी टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, वो जो जी था उसको मैं थोड़ा एंड पे ले आया हूं, और डिवाइडेड बाय नीटा, ठीक है। ये याद कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है कि जो सरफेस होता है किसी भी लिक्विड का, वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अनबैलेंस फोर्स होती है। देखो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, ये देखना, ये लिक्विड भरा है ना। अगर आप सेंटर के मॉलिक्यूल को उठा के देखोगे ना, इस मॉलिक्यूल को यहां से भी खींचेगा, 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 यहां भी, तो इस पे जो नेट फोर्स होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। बट जो ये सरफेस का मॉलिक्यूल होता है ना, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको खींच के नीचे ले आते, बट ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, तो इस पे जो नेट फोर्स होती है वो 0 के बराबर नहीं होती। इसकी वजह से जैसे रबड़ बैंड को ऐसे नीचे खींच लिया होता ना थोड़ा सा, तो वैसे नीचे खींचा जाता है। इसी को बोलते हैं कि जो सरफेस है वो टेंशन में है, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। उसकी यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन पर मीटर। और इसकी डायमेंशंस आप निकालोगे। डायमेंशंस कैसे निकालोगे? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 डिवाइडेड बाय मीटर होता है L, ये और ये कैंसिल, ये कितना हो गया? MT-2, ठीक है। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मेरी बात ध्यान से समझना, ये मेरे पास लिक्विड है, ये ऐसे है, इसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तभी नीचे गया ना। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उतना नीचे आ जाएगा, नीचे सरफेस आ जाएगा। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या हो गया कि इसके और इसके बीच में, मतलब ये पार्टिकल नीचे जो आया है वो नीचे वाले मॉलिक्यूल की वजह से नीचे आया ना, क्योंकि इसको खींच रहे थे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका बॉन्ड कमजोर हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी कम हो जाती है। ये दो फैक्टर हैं जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं सरफेस टेंशन पे। आपने देखा होगा कि जो बक्सुआ होता है जिसको नीडल बोलते हैं वो तैरता है, ब्लेड तैरता है मतलब सरफेस टेंशन की वजह से। स्पॉटेड इन आ वाटर, मॉस्किटो, जो मच्छर होता है ना, मच्छर अपने अंडे देता है पानी के ऊपर और वो पंडे तैरते, क्योंकि पानी के ऊपर क्या होती है, सरफेस टेंशन होता है। पूरा देखो ध्यान से, पूरा जो हमारा ड्रॉप होता है, ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, ड्रॉप मतलब जो पानी की बूंद होती है, ड्रॉप होता है। जब आप ऊपर आसमान से नीचे आते हुए देखते हैं तो वो स्फेरिकल होता है। वो क्यों होता है, सरफेस टेंशन, क्योंकि जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वो कैसा आकार ले लेते हैं, दैट इज स्फेरिकल। तो ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, उसके बाद पेंट ब्रश आप देखते होंगे। पेंट ब्रश आप देखना, पेंट ब्रश को आप जब पेंट में डुबाते हो, जैसे ये पेंट ब्रश है, पेंट को डुबाया, आपने पेंट में डुबाया, ये ऐसे ऐसे खुल जाता है ना। और जैसे ही आप पेंट से बाहर निकालते हो तो उसके ब्रश के जो वो होते हैं ना, ये ऐसे डुबाया तो ये खुल गया, और जैसे ही बाहर निकाला तो वो साथ में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट का हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है। दिस इज द सरफेस टेंशन। ठीक। अच्छा, सरफेस एनर्जी क्या होती है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मॉलिक्यूल है ना सरफेस के, ठीक है, इसको नीचे वाले मॉलिक्यूल ने खींच दिया, तो जो सरफेस ऐसे था वो अब ऐसा हो गया। ठीक है, और जैसे रबड़ को खींच दिया होता है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है कि नीचे वाले हटे वैसे ही ऊपर हो जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, दैट इज सरफेस एनर्जी। द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। और जो सरफेस एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन इनटू एरिया। और सरफेस एनर्जी की अगर डायमेंशंस निकाली जाएं, अगर सरफेस एनर्जी की डायमेंशन निकाली जाएं, तो सरफेस टेंशन की सरफेस एनर्जी की अगर डायमेंशन निकाली जाए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या थी, दैट इज mt-2, और एरिया की डायमेंशन क्या, दैट इज l, है ना। एरिया क्या होता है, l स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, दैट इज ml स्क्वायर t-2, है ना। सरफेस टेंशन देख लो, सरफेस टेंशन की क्या डायमेंशन होती है, mt-2, और सरफेस टेंशन को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास सरफेस एनर्जी आ जाएगी, और ये क्या होगा, mt-2 इंटू टी का स्क्वायर। ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन थी, और एरिया की होती है एल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर t-2। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये एक एंगल होता है, समझ लो, ये एक एंगल होता है किस किस के बीच में, इट इज अ एंगल बिटवीन कर्वेचर ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड का कर्वेचर है, और साथ में किसके, जहां पे जिस वॉल के साथ ये कांटेक्ट है, मतलब ये कर्वेचर और ये वॉल के साथ जिसके साथ अटैच है, वो जो एंगल बना रहे हैं उसी को कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। कांटेक्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन कर्वेचर ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल इन विच द लिक्विड इज अटैच। बात समझ है कि नहीं है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको डिनोट किया जाता है किससे, इसको डिनोट किया जाता है मेरे प्यारे थीटा से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन कर्वेचर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड का कर्वेचर है, याद रखना, ये आप ध्यान से देखो तो ये कर्वेचर ऐसे भी बन सकता है, ये जो कर्वेचर है इसको, ये अभी कनकेव टाइप का, ये कनकेव टाइप का कर्वेचर, एंड कॉन्टैक्ट वॉल, अच्छा ये देखो, ये 90 से छोटा है, एक्यूट है, तो ये ऐसा देखने को मिलता है वाटर में, और अगर एक्यूट है तो ये दूसरे सब्सटेंस को गीला करेगा, वेट करेगा। ठीक है, अच्छा सुनना, अगर ये जो मेनिस्कस है या कर्वेचर है, ये
ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज हुआ, और ऐसा होता है मरकुरी के केस में। ऐसा किसके केस में होता है? मरकुरी के केस में। अब देखो ध्यान से, ये मरकुरी के केस में होता है, और ये डू नॉट वेट, डू नॉट वेट, ये किसी और को गीला नहीं करता। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये कनकेव टाइप का है, ये थोड़ा मिनिस्कस कैसा है? कन्वेक्स टाइप का। और मेरी बात बिल्कुल अच्छे से आराम से सुनना, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसके जो मॉलिक्यूल है ना, इसके मॉलिक्यूल और इस वॉल के मॉलिक्यूल आपस में प्यार कर रहे हैं, इसलिए ये इसको गीला भी कर रहा है, वेट भी कर रहा है, ठीक है, तो चिपक कर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। बट इसके केस से देखो, इसका मॉलिक्यूल और इससे इसका मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर है, दूरी बना के, और ये इसको गीला नहीं कर रहा है। ये लिक्विड गीला करता है, ये लिक्विड गीला नहीं करता। ये डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट एंगल पे। कॉन्टैक्ट एंगल अगर एक्यूट है, 90 से छोटा है तो गीला करेगा, ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा है तो गीला नहीं करेगा। ओके सर। अच्छा एक टर्म आती है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर एक प्रेशर डिफरेंस है। एक्सेस प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑन द इनर साइड। मतलब ये जो लिक्विड है इसके अंदर कोई प्रेशर होगा और बाहर का प्रेशर होगा, इन दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। ये डेल्टा पी से डिनोट किया है मैंने। और ड्रॉप के केस में, ड्रॉप के केस में किस किस के बराबर होगा? जो ड्रॉप होगा, मतलब पानी जो होगा, पानी में सिर्फ एक ही सरफेस होती है, एक सरफेस होती है, तो ड्रॉप के केस में जो एक्सेस प्रेशर होगा, डेल्टा पी जो होगा वो 2T/R होगा। आर क्या है? इसका रेडियस, और जो टी है वो क्या है? दैट इज सरफेस टेंशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो बबल होगा, बबल होगा तो उसकी दो सरफेस होंगी, ये सरफेस आउटर, ये सरफेस कौन सी? इनर, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन होगी, वो जो सरफेस टेंशन होगी वो इसकी 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि यहां पे सरफेस 1 है, यहां पे सरफेस 2 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो डेल्टा पी जो होगा वो 2 × 2T/R होगा। मतलब वहां पे सरफेस 1 था, एक सरफेस के लिए 2T/R और दो सरफेस के लिए 2 डबल ऑफ 2 × 2T/R, 2 2 4 4T/R। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस प्रेशर इन द केस ऑफ द बबल। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, कैपिलरिटी। अब होता क्या है, आयशा ने मेरे सामने एक पानी का पतीला लाया, ठीक है, एक पानी का पतीला लाया। अब हुआ क्या, आयशा ने बोला सर ट्यूब डालो इसमें। मैंने ट्यूब डाली। जब ट्यूब डाली तो ये लिक्विड इस वॉल के साथ प्यार करता था, और ऐसे लिक्विड चढ़ने लगा, तो ये पाइप में ऐसे मतलब इस ट्यूब में जब मैंने देखा तो ये लिक्विड राइज हो गया था। इसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। इसी को क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। अब मेरी बात ध्यान में सुनो, ये कैपिलरिटी आपको कहां देखने को मिलती है? आपके घर में ना चिमनी होगी, लैंप होगा, लैंप का कंटेनर होता है, उसमें तेल डालते हैं, उसमें बत्ती डालते हैं। जब बत्ती डालते हैं, तेल होता है, वो तेल उस बत्ती के जरिए ऊपर आता है, उसको आग लगती है, और वो तेल खत्म होता है नीचे से। वो बत्ती पूरी जलती नहीं है। अगर सिर्फ बत्ती को ही आग लगाओगे, पूरी बत्ती जल के राख हो जाएगी। बट अगर आप उस बत्ती को तेल में डुबाओगे तो वो तेल जज्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर लेके आएगा, और वो बत्ती क्या करेगी? जलेगी। बात समझेगी नहीं? ये बहुत जगह यूज किया जाता है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि कोई भी कंटेनर लो, उसमें कोई ट्यूब डालो, तो ये लिक्विड यहां से घुसता है और इस कंटेनर के लिक्विड के लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाता है। इसको बोलते हैं कैपिलरिटी राइज। यहां पे द राइज आर अ फॉल ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरिटी ट्यूब इमर्स पार्शियली इन द लिक्विड इज कॉल्ड द कैपिलरिटी। बात समझेगी नहीं है? अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, इधर देखो, इसमें राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। मैं फॉल वाला केस इसके बाद समझाऊंगा, बट अभी मैं कैपिलरी राइज की बात कर रहा हूं। तो ये ऊपर ले जा रहा है। अब अच्छा देखो, इसको एक फोर्स ऊपर खींच रही है और एक फोर्स नीचे खींच रही है। एक फोर्स इसको ऊपर खींच रही है, एक फोर्स नीचे खींच रही है। ये फोर्स इसको ऊपर खींच रही है, ऊपर अपवर्ड, और ये फोर्स इसको क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। बात समझिए, आप इतना ही याद रखो, एक फोर्स इसको ऊपर खींचती है, एक फोर्स नीचे खींचती है। वेट इसको नीचे खींचता है, सरफेस टेंशन इसको ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा हमें क्या हाइट निकालनी है? तो देखो, रो क्या है? डेंसिटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। आर इस कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है ना, इधर मैं बना रहा हूं, ये कर्वेचर बना था ना, उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एच क्या है? हाइट। टी क्या है? सरफेस टेंशन। ओके, इतनी बात हुई क्लियर? ये मिला के
इसका वेट नीचे खींचता है इसको और ये ऊपर खींचता है। हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। इसको बोलते हैं कैपिलरिटी राइज। आपकी बुक में इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, अगर डेरिवेशन पूछेगा तो आप इतना ही करके अच्छे से समझाओगे उसको, ठीक है। अच्छा सुनो, एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, देखो आयशा ने दोबारा कंटेनर लिया, ठीक है, एक में पानी डाला, ठीक है, एक कंटेनर दोबारा लिया आयशा ने, ठीक है, समझ आया। उसमें मरकुरी डाला, मरकुरी मतलब Hg डाला, एक मेटल होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसने दोनों में कैपिलरी डाली। जब आयशा ने पानी वाले कंटेनर को देखा ना, तो ये हाइट बढ़ चुकी हुई थी, मतलब ये हाइट में क्या हुआ, राइज हुआ। अब राइज कब हुआ, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 90 से छोटा है, एक्यूट है, ये वाला मेनिस्कस कॉनकेव है। ये बात समझ आ गई आयशा को, ठीक है। और पानी का मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल में प्यार और मोहब्बत है, ठीक। बट जब उसने यही चीज मरकुरी में की, तो उसने देखा कि पानी, ये मरकुरी का लेवल ये था, बट इस ट्यूब का लेवल सिर्फ इतना था, मतलब यहां पे ये बढ़ा नहीं, ये राइज नहीं हुआ, ये डाउन रहा। इसने ये देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है सरफेस और उसके बीच में, ये थीटा जो है ये बड़ा है 90 से, कन्वेक्स मेनिस्कस है, और ये वाले मॉलिक्यूल और ये ग्लास के मॉलिक्यूल में इतनी ज्यादा प्यार और मोहब्बत नहीं है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। इसके केस में ये बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। यहां पे कैपिलरली की फॉल आया तो ये राइज भी होता है। होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बड़े प्यार से, शिद्दत से, बड़े सख्सी तरीके से आपको समझाया है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, मेरा नंबर आपके पास है, आप 1000 बार डाउट्स पूछ सकते हो। मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूँ, वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। वो रिपीटेड टॉपिक हैं जो पूछे जा सकते हैं। मैंने CBSE में भी कुछ ऐसे टॉपिक देखे हैं जो डिलीटेड टॉपिक से या डिलीटेड पोर्शन से आए हैं, तो जितना मैं आपको करवा रहा हूं प्लीज आप उतना पहले कर लें, ठीक है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।